गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि आप सभी से प्रॉमिस किया गया था, आज से हम अपनी मैथमेटिकल फिजिक्स शुरू करने जा रहे हैं। तो मैथमेटिकल फिजिक्स के अगर सिलेबस की बात करें, सिलेबस की अगर हम बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, इसमें आपका आता है, पहला टॉपिक है वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। ये आपका पहला टॉपिक है। दूसरा आपका टॉपिक आता है मैट्रिसेस। तीसरा आपका टॉपिक आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। चौथा आपका टॉपिक आता है डिफरेंशियल इक्वेशंस। एंड स्पेशल फंक्शन। स्पेशल फंक्शन में आपके आएंगे लीजेंड्रे, बेसल, हर्माइट एंड लेगुरे। फिफ्थ आपका टॉपिक है फूरियर सीरीज, फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड लाप्लास ट्रांसफॉर्म। सिक्स्थ आपका टॉपिक आता है टेंसर्स। सेवेंथ टॉपिक आएगा डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। आठवां आपका टॉपिक आएगा प्रोबेबिलिटी। नौवां आपका टॉपिक आएगा न्यूमेरिकल टेक्निक्स। 10वां आपका टॉपिक आएगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। 11वां टॉपिक आएगा ग्रुप थ्योरी। और 12वां आपका टॉपिक आएगा ग्रीन्स फंक्शन। तो ये पूरा है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस। ठीक है। सिलेबस मैंने पहली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला था, आप वहां से देख सकते हैं। अगर नहीं मिलेगा तो मैं इस वीडियो के भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट में पिन अप कर दूंगा। देखिए, जहां तक नेट की बात है, तो नेट में तो ये पूरा सिलेबस आता है। लेकिन गेट में बात करें तो गेट में आपके ही ऊपर के 6 टॉपिक आएंगे। ये गेट स्पेसिफिक है। ये टॉपिक गेट में नहीं आते, ये सिर्फ नेट में आएंगे। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एज सच आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, लेकिन इसके यूजेस हैं। ठीक है। आपके इसके यूज आप ईएमटी में पढ़ेंगे, क्वांटम में पढ़ेंगे, और क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। जेस्ट में पूछा है, टिफर में पूछा है। तो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, वो प्रॉपर्टीज देख लेंगे। और डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये 20-25 मिनट का टॉपिक है। तो ये आपका सिलेबस है। जिस सीक्वेंस में मैंने सिलेबस लिख रखा है, उसी सीक्वेंस में मैं आपका सिलेबस कवर करता चलूंगा। ठीक है। तो पहले हम जो पहला टॉपिक आज पढ़ेंगे, वो हम पढ़ेंगे वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा।
उसके बाद हम मैट्रिसेस करेंगे, देन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड सो ऑन हम करते चले जाएंगे। ठीक है। तो आज हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होगा मैथमेटिकल फिजिक्स का, वो होगा वेक्टर कैलकुलस एंड वेक्टर अलजेब्रा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? देखिए, इसमें आप पढ़ेंगे, सबसे पहले आप पढ़ेंगे वेक्टर्स के बारे में। इसके टाइप्स कौन कौन से टाइप होते हैं? स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, एडिशन ऑफ वेक्टर। दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम। कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपके तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम आएंगे, कार्टेशियन, सिलेंड्रिकल एंड स्फेरिकल। उसके बाद थर्ड टॉपिक आपका आएगा ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ठीक है। अच्छा, इसमें कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक चीज और आएगी आपकी, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन कोऑर्डिनेट सिस्टम टू अदर। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे लाइन इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल एंड वॉल्यूम इंटीग्रल। उसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ फंडामेंटल थ्योरम्स हैं, जैसा आपकी गोस डाइवर्जेंस थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम और ग्रीन्स थ्योरम। ठीक है। तो ये ब्रॉड आपका सिलेबस हो गया वेक्टर कैलकुलस में जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अब देखिए, वेक्टर कैलकुलस में या वेक्टर अलजेब्रा में सबसे पहले तो व्हाट इज वेक्टर। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आना चाहिए ना, व्हाट इज वेक्टर, या व्हाई वी आर स्टडिंग वेक्टर। तो फिजिक्स में जब आप क्वांटिटीज देखते हैं, तो कुछ तो क्वांटिटीज फिजिक्स में ऐसी होती हैं जिनका डायरेक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपकी डेंसिटी हो गई, ये डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, इसका डायरेक्शन कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका मास हो गया, डायरेक्शन इंडिपेंडेंट है, डायरेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड होती हैं। जैसे मैं बात करूं वेलोसिटी, वेलोसिटी डायरेक्शन डिपेंडेंट क्वांटिटी है। किस डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है। अगर आपको मान लो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, तो आपकी कुछ वेलोसिटी रहेगी, और वो वेलोसिटी इस पर्टिकुलर अगर डायरेक्शन में नहीं है, तो आप पॉइंट बी पे पहुंच नहीं पाएंगे। आप अगर इस डायरेक्शन में निकल लिए तो बी पे कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है। ऐसे ही फोर्स हो गया, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को, किसी मास को यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाना, तो फोर्स की डायरेक्शन यही होनी चाहिए। दूसरी डायरेक्शन में फोर्स लगा दोगे तो वहां पर कहीं नहीं जा पाएगा। तो इसलिए कुछ क्वांटिटीज जो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती हैं, उनको स्पेसिफाई करने के लिए हमने वेक्टर्स का इजाद किया, वेक्टर कैलकुलस का डेवलपमेंट हुआ। जैसे अगर मैं ईएमटी में बात करूं, तो ईएमटी में आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड,
एंड मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ये ऐसी क्वांटिटीज हैं, अगर तुम्हारा चार्ज स्फेयर है तो ये स्फेरिकल सिमेट्री को डिनोट करेगा। अगर तुम्हारी वायर है, वायर का राउंड चेक कर रहे हो, तो ये तुम्हारा सिलेंड्रिकल सिमेट्री को डिनोट करेगा। अगर क्यूब की शेप में है तो ये तुम्हारा कार्टेशियन सिमेट्री को डिनोट करेगा। यहाँ पे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम लगाओगे, यहाँ सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ कार्टेशियन सिस्टम। क्लियर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर तुम कार्टेशियन में कैलकुलेट करने जाओगे, स्फीयर दिया हुआ है, तो नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए हम ट्रांसफॉर्मेशन यूज करते हैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए। ठीक है। फिर अगर मैं इसी में ही डाइवर्जेंस और कर्ल की बात करूं, तो ईएमटी में ही आप पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा जाता है नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल। आपने फोर्स को भी लिखा होगा नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल, क्लासिकल मैकेनिक्स में। ठीक है। तो यहाँ ग्रेडियंट का यूज होता है। अगर मैं बात करूं, आप जो चार्ज डेंसिटी है रो, उसको आप लिखते हो एप्सिलॉन नॉट टाइम्स डेल डॉट ई। तो यहाँ डाइवर्जेंस आपका काम आ जाता है। ये क्या है? ग्रेड। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ग्रेड वी। एक अब अगर इंटीग्रल की बात करें, तो अगर आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई है, वॉल्यूम में दी हो सकती है, क्यूब के फॉर्म में या क्यूबॉइड के फॉर्म में। ठीक है। चार्ज डेंसिटी आपकी एरिया के फॉर्म में हो सकती है, ये प्लेन हो गया, एरिया है। ठीक है, रेक्टेंगल मान लो। ये डिस्क है। ठीक है। इसके फॉर्म में हो सकती है, तो एरिया जब एरिया के फॉर्म में होगी तो उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। ऐसे ही लाइन के फॉर्म में हो सकती है तो उसको लेमडा से डिनोट करते हैं। अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करने के लिए कहा दिया जाए, तो आप चार्ज कैसे कैलकुलेट करोगे इसके लिए? तो आप लगाओगे वॉल्यूम इंटीग्रल रो डी टो। तो यहाँ वॉल्यूम इंटीग्रल काम आता है। ऐसे ही अगर इस केस में चार्ज निकालने के लिए बोल दिया जाए, तो यहाँ पे लगाओगे सिग्मा डी एस। तो ये सरफेस इंटीग्रल आ गया। इस केस में निकालने जाओगे तो आपका लेमडा डीएल। ठीक है। डीएस क्या है? इसका एरिया। डीवी क्या है? इसका वॉल्यूम। और एल क्या है? इसकी लेंथ। क्लियर है। तो आपका सिलेबस डिफाइन हो चुका है। और अच्छा, फंडामेंटल थ्योरम की अगर बात करें, तो कई जगह ऐसा होगा कि आपको वॉल्यूम इंटीग्रल से लाइन इंटीग्रल में जाना पड़ेगा, या सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में जाना पड़ेगा। तो उस केस में हम ये स्टोक्स थ्योरम, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या ग्रीन्स थ्योरम का यूज करते हैं। क्लियर है। अब अगर ये सब चीजें क्लियर हैं, तो मैं स्टार्ट करता हूं वेक्टर्स के बारे में। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वेक्टर क्या होता है, अपने उसी पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वेक्टर, व्हाट इज वेक्टर? ठीक है। अब देखो, एनी क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, इज कॉल्ड वेक्टर। ये बेसिक डेफिनेशन आपने 11th क्लास में अपने पढ़ी होगी, वेक्टर की डेफिनेशन। कि वेक्टर क्या होता है? वेक्टर इज एनी फिजिकल क्वांटिटी। अगर फिजिकल क्वांटिटी अगर लिखना चाहे तो सिर्फ क्वांटिटी भी लिख सकते हैं। एनी क्वांटिटी हैविंग बोथ
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन एंड follows vector law of addition is called वेक्टर। और देखो ये लाइन लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है, फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, क्योंकि अगर ये नहीं लिखोगे तो इसके हिसाब से अगर सिर्फ ये लिखोगे हैविंग बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और वो वेक्टर होता है, तो उस केस में आपका जो करंट है आई, करंट की डायरेक्शन भी होती है एक पर्टिकुलर, और इसका मैग्नीट्यूड हो गई। मान लो इस वायर में इस डायरेक्शन में 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके हिसाब से करंट वेक्टर होना चाहिए, लेकिन करंट वेक्टर नहीं है। करंट इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। क्यों नहीं है? क्योंकि करंट को आप सिंपली ऐड कर देते हो। ठीक है, अगर इस डायरेक्शन में 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है, मैं इससे पूछने लगूँ इस डायरेक्शन में कोई कितना करंट जा रहा होगा, तो तुम्हें एकदम बता दो कि 1 एम्पियर। तो आपने वेक्टर लो थोड़ा ही लगाया, सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन लगाया है, तो इसलिए करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो ये लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। क्लियर है? अब देखो, अगर वेक्टर की डेफिनेशन क्लियर है, तो अब दो टाइप के वेक्टर आते हैं। एक आता है पोलर वेक्टर और एक आता है एक्सियल वेक्टर। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख लो, मैंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि मुझे लगा पता होंगे तुम्हें। फोर्स, वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, बस जिस जिस की भी डायरेक्शन हो वो। तो अगर पोलर वेक्टर की बात करें, पोलर वेक्टर क्या होते हैं? देखो, वेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट आर कॉल्ड पोलर वेक्टर। ठीक है, लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। अच्छा, पोलर और एक्सियल वेक्टर क्या होंगे? वेक्टर्स विच आर एसोसिएटेड विद रोटेशन अबाउट द एक्सिस। ठीक है, अब देखो इसका क्या मतलब है लीनियर डायरेक्शनल इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल डायरेक्शन में से मूव कर रहा होगा। ठीक है, मतलब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, जैसे फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम। क्लियर है? एक्सेल वेक्टर कौन से हो जाएंगे? ये क्या बोल रहा है? रोटेशन से। तो अगर कोई एक पार्टिकल है, ये पी एक पार्टिकल है और ऐसे मूव कर रहा है रोटेशन में, तो लीनियरली तो मूव नहीं कर रहा। लीनियर तो ये होता है, लीनियर डायरेक्शन तो ये लीनियरली नहीं मूव कर रहा, रोटेशन कर रहा है, तो इससे एसोसिएटेड जो वेक्टर होंगे, ठीक है, तो वो कौन से होंगे? आपके एक्सियल वेक्टर होंगे। जैसे इससे एसोसिएटेड कौन से वेक्टर होंगे? आपका एंगुलर वेलोसिटी है, टॉर्क है, एंगुलर मोमेंटम है। क्लियर है? अब देखो, नेक्स्ट बात करते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। मान लो तुम्हारे पास दो वेक्टर गिवन है। ठीक है, एक वेक्टर ये इसकी डायरेक्शन है 0 से a तक, ये मान लो ओरिजिन है, ये तुम्हारा वेक्टर की डायरेक्शन है
तो जीरो से, ये ओरिजिन से ए तक आ रहा है, और इसका मैग्नेट, ये वेक्टर ए से डिनोटेड है। ठीक है, इसको बोलते हैं टेल, और इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है, ये है बी वेक्टर, जो जीरो से बी तक जा रहा है। अब तुमको एडिशन चाहिए, ए बी का एडिशन चाहिए, कितना होगा, ए और बी को ऐड करना है। तो कैसे करोगे, इसका टेल इसके हेड पे लगा दो, ये वेक्टर है ओ ए, एक का टेल दूसरे के हेड पे लगा दो, और फिर दोनों को ज्वाइन कर दो हेड से टेल। तो ये जो तुम्हारा वेक्टर आ गया, आर जो वेक्टर है, वो तुम्हारा वेक्टर हो गया एडिशन वेक्टर, या रिजल्टेंट वेक्टर आर। कैसे डिनोट होगा, ए प्लस बी। आर को लिखेंगे कैसे, अंडर रूट मोड ए स्क्वायर प्लस मोड बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ कोस थीटा मोड ए मोड बी। थीटा क्या है, थीटा एंगल है इन दोनों के बीच का, ए और बी के बीच का। क्लियर है, तो ऐसे आप ऐड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को रिजोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये आपका 2D कोऑर्डिनेट सिस्टम है, पहले 2D में देखो, उसके बाद में 3D में बताता हूँ। ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, ये कोई वेक्टर ए है। ठीक है, तो अगर इस वेक्टर को रिजोल्व करना है एक्स और वाई डायरेक्शन में, ये आपका ओरिजिन रहा, तो एक्स डायरेक्शन में वेक्टर कितना होगा, ओ ए मान लो, वाई डायरेक्शन में यहाँ पे बी पॉइंट मान लो। ठीक है, अब वेक्टर को कैसे लिखते हैं, ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे, उसका मोड, अभी क्या बताया था, वेक्टर की डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा, ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। जब मैं मोड बोलता हूँ तो मोड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसका मोड ए इंटू उसकी डायरेक्शन ए कैप। क्लियर है, और हमेशा जो ये होगा, ये यूनिट वेक्टर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें, अब इसको रिजोल्व कैसे करेंगे। मान लो एक्स एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ए का एक्स कंपोनेंट कितना होगा, ओ ए। कैसे लिख सकते हैं, अगर ये ए है, ये एंगल थीटा है, तो इस ट्राइंगल में अगर मैं ट्रिग्नोमेट्री लगाऊं, तो cos ऑफ थीटा मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स, ये एक्स, ये डायरेक्शन तो चाहिए ना, तो एक्स अपॉन ए, तो एक्स आ गया ए cos थीटा, और यही तुम्हारा प्रोजेक्शन होता है एक्स के ऊपर। इसी को ए एक्स से डिनोट करेंगे, जो इंटरसेप्ट है ना ए का एक्स डायरेक्शन पे, उसी को ए एक्स से डिनोट करते हैं। ए एक्स कुछ नहीं होता, इंटरसेप्ट होता है ए एक्स पे। ठीक है, तो इसको लिख देंगे ए cos थीटा। फिर ए वाई लिखेंगे, ए वाई क्या होगा, ओ बी। फिर इस ट्राइंगल में लगाओ ट्रिग्नोमेट्री, इस ट्राइंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगाओगे तो ये आ जाएगा ए साइन थीटा। अब देखो ए साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। अब देखो याद करने का तरीका क्या है, जिसके साथ एंगल बन रहा हो, इस डायरेक्शन पे निकालना है, इसके साथ एंगल देखो कितना बन रहा है, थीटा, तो उसका कोस ऑफ थीटा। तो इस, ये एंगल थीटा बन रहा है, तो थीटा का कोस आ गया। ये एंगल कितना है, ये पूरा 90 है, तो ये एंगल हो गया 90 माइनस थीटा। तो इस डायरेक्शन पे कैलकुलेट करना है, तो कोस ऑफ 90 माइनस थीटा। क्लियर है, अब देखो, तो इसको कैसे लिख सकते हैं वेक्टर को, अगर ये वेक्टर ए है तो इसको लिख सकते हैं ए एक्स, अब इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर ए एक्स एक्स कैप, फिर उस डायरेक्शन में ए वाई वाई कैप, या ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप। एक्स कैप लिखो, वाई कैप लिखो, जे कैप लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, दोनों का मतलब सेम।
अगर 3 डायमेंशन में बात करें, एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, ये जेड कोऑर्डिनेट, ये वेक्टर ए। अब देखो, अब इनके इंटरसेप्ट देखने हैं। अगर थीटा वगैरह नहीं देखना होता तो हम इसको एक्स बोल देते, इसको वाई बोल देते। तो एक्स आई कैप ए एक्स एक्स है, तो इसको एक्स आई कैप वाई जे कैप लिख सकते थे। ठीक है, ऐसे ही एक्स एक्स कैप वाई वाई कैप। तो मान लो जेड पे जो इंटरसेप्ट बना रहा है ए जेड बना रहा है। अब एक्स और वाई पे देखना है, तो एक्स वाई पे देखने के लिए इसका प्रोजेक्शन नीचे डालो। यहाँ पे आया इसका प्रोजेक्शन, क्योंकि लंबा है ना, इसे 3D में है। अब इसका एक्स एक्सिस पे इंटरसेप्ट और इसका वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट। तो वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट मान लो ए वाई है, या वाई मान लो सिंपल, और एक्स एक्सिस पे ए एक्स या एक्स मान लो। तो ये जो ए वेक्टर है ये कैसे लिखा जा सकता है? ए पे इंटर एक्स पे इंटरसेप्ट इंटू एक्स कैप, वाई पे इंटरसेप्ट इंटू वाई कैप, जेड पे इंटरसेप्ट इंटू जेड कैप। तो ए एक्स एक्स कैप, ए वाई वाई कैप, ए जेड जेड कैप। ठीक है, तो इंटरसेप्ट हैं ये। जो भी आएगा ना, जैसे कहीं पे तुमको ये लिखा हुआ दिखाई दे कि 5 i कैप, 4 j कैप, 7 k कैप, तो इसका मतलब क्या है? एक्स पे जो इंटरसेप्ट आ रहा है ये 5 है, 5 यूनिट्स है। वाई पे 4 आ रहा है, तो ये 4 यूनिट्स है। जेड पे 7 आ रहा है, तो ये 7 यूनिट है। क्लियर है? अब देखो, अब यहाँ पे एक टर्म आई यूनिट वेक्टर। अब हम इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन करते हैं। यूनिट वेक्टर क्या है? ठीक है, देखो, जब आप यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे, यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है। यूनिट क्यों बोला उसे? यूनिट इसलिए बोला जा रहा है, वेक्टर तो वो है ही। ये जो यूनिट है, इसका मतलब है मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। तो लिखोगे यूनिट वेक्टर के बारे में, इट्स मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज 1। और एक चीज और लिख लेना, यूनिट वेक्टर्स आर ऑलवेज इन द इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ देयर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जैसे अगर पिछली स्लाइड पे जाए तो देखो, एक्स कैप की डायरेक्शन क्या होती होगी? इंक्रीजिंग डायरेक्शन ऑफ एक्स। तो इस साइड इंक्रीज कर रहा है, तो इसलिए एक्स कैप प्लस का एक्स कैप। अगर वेक्टर इस तरफ ही ये ऐसे इंक्रीज कर रहा है ना, तो ऐसे इंक्रीज करेगा। तो पहले यहां था अब यहां पहुंचा, तो बढ़ गया ना, पहले यहां था अब यहां आ गया। इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसलिए इसकी डायरेक्शन एक्स कैप इस साइड इंक्रीजिंग डायरेक्शन है। अगर घट रहा होता, इस साइड आ रहा होता, तो पहले यहां था अब यहां आ गया, तो यहां से यहां आ गया, तो इस साइड आ गया, तो माइनस ऑफ एक्स कैप। क्लियर है? इंक्रीजिंग डायरेक्शन में यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा? यहां जाएगा तो इंक्रीज इस तरफ करेगा, यहां आएगा तो इंक्रीज इस तरफ करेगा। तो ये डायरेक्शन माइनस है, ये डायरेक्शन प्लस है। तो ये प्लस जे कैप, ये माइनस जे कैप। क्लियर है? अब देखो, मान लो कोई एक वेक्टर है गिवन, ए एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। ठीक है, ये 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया। ये पॉइंट है ए पी, और इसका ये वेक्टर है ए। तो इसका अगर यूनिट वेक्टर निकालना है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करेंगे ए कैप से।
वो कितना आ जाएगा? अभी वेक्टर बताया था क्या होता है, वेक्टर होता है उसका मोड इंटू उसका यूनिट वेक्टर। तो कैसे निकलेगा? वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मोड। वेक्टर लिखो एक्स एक्स कैप, वाई वाई कैप, जेड जेड कैप। मोड कैसे निकलेगा? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो है आगे यूनिट वेक्टर। क्लियर है? अब देखो, अगर यूनिट वेक्टर क्लियर है तो अब हम देखेंगे, आपको पोजीशन कैलकुलेट करनी है वेक्टर्स की। ठीक है, किसी वेक्टर पॉइंट की पोजीशन अगर कैलकुलेट करनी हो, पोजीशन ऑफ अ वेक्टर पॉइंट। एक सेकेंड। किसी पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, जैसे ये आपका 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ये पॉइंट है P। तो इसका आपका पोजीशन वेक्टर निकालना है, या ये दो पॉइंट दे दिए P और Q, इसका पोजीशन वेक्टर निकालना है। ठीक है, अब देखो कैसे निकालेंगे पोजीशन वेक्टर। तो सबसे पहले तो ओरिजिन से P का देख लो, फिर ओरिजिन से Q का देख लो, और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दो, आ जाएगा आपका। कैसा आएगा? देखो जैसे अभी बताया था कि ये वेक्टर चाहिए ना पी क्यू, इस डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन में है तो पहले तो ये डिफाइन करो, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई, इस वेक्टर की डायरेक्शन ये हो गई। तो क्या बताता है, जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आएगा, एक की हेड से दूसरे का टेल लगना चाहिए, तब आएगा। तो इसकी हेड से उसका टेल लगाओ। तो क्या करो, इसको नेगेटिव डायरेक्शन में लेके आ जाओ, इसको उल्टा कर दो। कैसे? ये ऐसे है, ये ऐसे है, तो इसको ऐसे कर दो, इस वाले को उठा के ऐसे कर दो। तो देखो इसका टेल इसके हेड से लग गया, जब इसको उल्टा कर रहा हूं मैं। अब देखो ये ओरिजिन है ओ, यहाँ देखो, ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा। ओ पी बोल रहा हूं मैं, ओ पी एज इट इज रहेगा ए। ठीक है, फिर तुम्हारा जो क्यू पी है, ओ क्यू है, ओ क्यू को बी मान लिया, ये ए है, ये बी है, तो पी क्यू चाहिए। पी क्यू रिजल्टेंट वेक्टर है, तो कैसा आएगा, अगर और क्यू बी है तो क्यू ओ कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ बी। बस, तब निकाल लो ए माइनस ऑफ बी। या अगर इसको करना है तो बी माइनस ए भी कर सकते हो, उल्टे डायरेक्शन में कैलकुलेट करना है तो। अब देखो ऐसे समझ में नहीं आया होगा, एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। अब देखो, अगर इफ ए एंड बी आर 3, 4, 5 एंड 6, 8, 9 रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड ए बी। क्या करोगे? अगर ए बी चाहिए तो पहले लिखो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी लिखोगे। कैसा आएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी? देखो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करता पोजीशन वेक्टर, ये माइनस ये, तो बी वाले में से ओरिजिन के कोऑर्डिनेट माइनस करने, ये ओरिजिन था ना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट माइनस करते हैं। तो कितना आएगा, 6 - 0 आई कैप, 8 - 0 जे कैप, 9 - 0 के कैप। अब पोजीशन वेक्टर ऑफ ए लिखो।
वो कितना आएगा आपका? वो आएगा 3 i कैप, 4 j कैप, 5 k कैप। अब देखो क्या बोल रहा है, ए भी मांग रहा है ना। तो एक चीज याद रखना, जो लास्ट में लिखा हुआ उसको पहले लिखो। पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, सॉरी लास्ट में लिखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो कितना आ गया, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 - 3, 3 i कैप, 8 - 4, 4 j कैप, 9 - 5, 4 k कैप। तो ये ए बी का पोजीशन वेक्टर आ गया। ऐसे ही किसी का भी पोजीशन वेक्टर कैलकुलेट कर सकते हो। बस अगर बी ए पूछा होता तो पहले लिखते पोजीशन वेक्टर ऑफ ए माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। कैलकुलेट करना, यही आएगा, बस नेगेटिव आ जाएगा। नेगेटिव का मतलब क्या है, डायरेक्शन उल्टी कर दी, जैसे यहाँ पे बताया था, ये डायरेक्शन उल्टी कर। अब डिपेंड करता है बी को नेगेटिव भी बनाओगे या ए को नेगेटिव ए बनाओगे, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, वो किस हिसाब से पूछा गया उससे डिपेंड होगा। ए बी पूछ रहा है या बी ए पूछ रहा है, पी क्यू पूछ रहा है या क्यू पी पूछ रहा है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है हमारा वेक्टर्स में रेशियो फॉर्मूला। रेशियो फॉर्मूला, ठीक है। रेशियो फॉर्मूला किस लिए यूज होता है? ठीक है, कोई एक पॉइंट है, ठीक है, सी, एक लाइन है आपकी ए बी, उस पे एक पॉइंट है सी जो कि ए बी को डिवाइड कर रहा है m/n में। तो सी का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये रेशियो फॉर्मूला से डिटरमाइन होता है। ठीक है, तो लिख लेना, टू फाइंड टू फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन joining two given points। ठीक है, जो दो गिवन पॉइंट है ए और बी, उनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन है, ए और बी को ज्वाइन करती हुई एक लाइन है जिसपे पॉइंट सी है जो कि m/n में डिवाइड कर रहा है। तो उससे पता करेंगे कि m/, मतलब उस इसका पोजीशन वेक्टर। तो मान लो ये ओरिजिन है ओ, तो यहां से, ठीक है, ऐसे ही ये ओरिजिन से सी का और ओरिजिन से बी का। तो इसको बी बोल दो, इसको ए बोल दो, ओरिजिन से है। तो हमें ओसी चाहिए, कितना होगा? पोजीशन वेक्टर ऐसे ही तो निकलता था ओरिजिन से सब्ट्रैक्ट करके, पीछे बताया है। नहीं आज या समझ में, तो एक बार और देख लेना पीछे जाके ना। तो ओसी कैसे लिखेंगे? ओसी को हम लिख सकते हैं ओ ए प्लस ए सी, ओ ए प्लस ए सी, ओसी आ जाएगा। देखो, एक के हेड से दूसरे का टेल लगाया, एक के हेड से दूसरे का टेल लगाया, तो रिजल्टेंट मिल जाएगा। ठीक है, ओ ए कितना है? ए है, अभी ओ ए रहने दो। एसी को कैसे लिख सकते हैं, देखो, एसी को लिख सकते हैं m/n+1 इंटू ए बी। ठीक है,
एम रेशियो एन में डिवाइड कर रहा है। अब ए बी को कैसे लिखते हैं? ए बी को लिख सकते हैं, देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए, इसको सिंप्लीफाई कर लो तो आपके पास ओ सी आ जाएगा, एम ऑफ बी प्लस एन ऑफ ए अपॉन एम प्लस एन। तो ये आ गया आपके पास रेशियो फॉर्मूला। इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो क्या देगा? वो बोलेगा कि एक वेक्टर है ए, कुछ भी मान लो 2 i कैप प्लस 3 j कैप, और बोलेगा कि बी वेक्टर है सिमिलरली 5 i कैप 3 j कैप, और एक पॉइंट सी है जो कि ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है 2:1 में। तो इसका वेक्टर बताओ, ओ सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, अगर इसमें दो टाइप की आएगी आपकी। एक आपका आएगा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। दूसरा आपका आएगा वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। देखो, जहां तक स्केलर प्रोडक्ट की बात करें, ठीक है, लिखो। इसमें अगर पूछ लेता, जैसे बीएससी के एग्जाम्स में पूछ लेता आपसे, बी अच्छा, ये जो सिलेबस है ये आपका बीएससी फर्स्ट ईयर वाला भी सिलेबस कवर करेगा। ठीक है, मैथमेटिकल फिजिक्स का जो वेक्टर कैलकुलस है वो बीएससी फर्स्ट ईयर में आता है, तो उसके लिए भी आपको हेल्प मिल जाएगी। स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट अगर एग्जाम में पूछते हैं, तो आप लिखोगे द स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी is defined to be mod of A mod of B cos of theta, where where theta is the angle between A and B। ठीक है, सिंबॉलिकली कैसे डिफाइन करेंगे? सिंबॉलिकली डिफाइन करेंगे, A डॉट बी, ए बी कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अच्छा, जो स्केलर प्रोडक्ट होती है वो कॉम्यूटेटिव होती है। इसका मतलब क्या है? ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। ठीक है, इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है? देखो, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इसका अगर बात करें, तो जब तुम, ये कोई वेक्टर तुम्हारे पास ए है, ये वेक्टर आपके पास बी है, तो जब मैं ए डॉट बी लिखता हूं ना, तो इसका क्या मतलब होता है? अगर, अच्छा देखो, अगर बी का ए के ऊपर प्रोजेक्शन कैलकुलेट करूं, और ये थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल पता है थीटा है, तो ये कितना आएगा इस ट्राइंगल में? ट्रिग्नोमेट्री लगाओ जैसे पहले लगाई थी, तो ये पॉइंट कितना होगा ये?
ये होगा तुम्हारा बी ऑफ कोस थीटा। अब तुम प्रोडक्ट करो, अगर ए और बी की मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा, ए बी कॉस ऑफ थीटा। तो इसका मतलब क्या है, ये जो ए डॉट बी है ये क्या बता रहा है, ये ए डॉट बी बता रहा है कि दो वेक्टर हैं ए और बी, और इनका प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ वन वेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ द अदर। प्रोजेक्शन ऑफ अदर, तो एक वेक्टर की दूसरे के प्रोजेक्शन की लेंथ से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हारे पास स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है। तो अगर कोई एग्जाम में पूछ ले कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या है स्केलर प्रोडक्ट का, तो उसको बताना कि एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर के प्रोजेक्शन के लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो उसका स्केलर प्रोडक्ट देगा। अब देखो इसको अगर लिखना हो तो ऐसे लिख देना, हाँ, ए डॉट बी को लेंथ ऑफ वेक्टर ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी अलोंग ए। ठीक है। अब देखो डॉट प्रोडक्ट अगर यूनिट वेक्टर्स का निकालें तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के। देखो अगर मैं आई डॉट आई निकालूं, अगर मैं आई डॉट आई निकालूं तो क्या लिखूंगा, मोड ऑफ आई, मोड ऑफ आई इंटू कोस ऑफ थीटा। आई का मोड यूनिट वेक्टर है वन, आई का मोड यूनिट वेक्टर है वन, कॉस ऑफ थीटा, ये आई आई वेक्टर है, ये दूसरा आई वेक्टर है। थ्री डी कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। वाई एक्स जेड। तो एक्स, आई और आई के बीच में कितना एंगल है, जीरो का, और कोस जीरो वन। तो आई डॉट आई वन, ऐसे ही जे डॉट जे वन, के डॉट के वन। ठीक है। अब अगर मैं आई डॉट जे, जे डॉट के और के डॉट आई कैलकुलेट करूं, तो आई डॉट जे जब कैलकुलेट करूंगा तो मोड ऑफ आई वन, मोड ऑफ जे वन, दोनों के बीच में एंगल कॉस ऑफ थीटा, आई और के बीच में एंगल, आई और जे के बीच में एंगल 90, तो कोस 90 जीरो, तो जीरो आ गया। ठीक है। स्केलर प्रोडक्ट फिजिक्स में बहुत काम आती है। जैसे अगर आप वर्क डन लिखने जाएंगे तो वर्क डन कितना आएगा, एफ डॉट एस। ऐसे ही अगर ईएमटी में वर्क डन लिखोगे डायपोल को रोटेट करने के लिए, तो आ जाएगा माइनस ऑफ पी डॉट ई। पी मैग्नेट, टी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट है, और ई जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है। ऐसे ही यहाँ पे एफ फोर्स है और एस डिस्प्लेसमेंट है। तो आई होप कि स्केलर प्रोडक्ट वाला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। अब क्रॉस प्रोडक्ट की अगर बात करें तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट
of two vectors A and B is defined as mod of A, mod of B, sine of theta into n cap, where theta is the angle between A and B, and n cap is the unit vector perpendicular to A and B. Clear है? Symbolically, A cross B is equal to mod of A, mod of B, cos of थीटा. ठीक है. अब देखो, अगर I क्रॉस I करोगे, J क्रॉस J करोगे, और K क्रॉस K करोगे, I एंगल जीरो है, एंगल मतलब जीरो है, तो साइन जीरो जीरो. ठीक है. ऐसे ही I क्रॉस J करोगे तो K मिलेगा, क्योंकि I क्रॉस J जब करोगे तो मोड ऑफ I इंटू मोड ऑफ J. देखो यहाँ देखो, I क्रॉस J इज इक्वल टू मोड ऑफ I मोड ऑफ J साइन थीटा, साइन 91. चलो लिख देता हूँ अभी, साइन 90 इंटू एन कैप परपेंडिकुलर टू एक्स और वाई. तो एक्स और वाई डायरेक्शन के लिए परपेंडिकुलर कौन सा है? के कैप. तो 1 इंटू 1 और इंटू के कैप, तो आई क्रॉस के कैप आ गया. ऐसे ही जे क्रॉस के आ जाएगा आई कैप, और के क्रॉस आई आ जाएगा जे कैप. ये समझ में आ गया ना? एक बार और देख लेना, और डाउट हो तो कमेंट में डाल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा. तो ये आपका स्केलर, और अच्छा, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते कैसे हैं? उसको निकालने का तरीका है ए क्रॉस, अच्छा दोनों ही निकाल के दिखा देता हूँ. मान लो कोई एक वेक्टर ए है, जो है A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, और दूसरा वेक्टर बी है, वो है B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप. तो स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ए डॉट बी कैसे निकलेगा? A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप, डॉट B1 आई कैप, B2 जे कैप, B3 के कैप. अब देखो, मल्टीप्लाई करोगे, आई कैप डॉट आई कैप 1 देगा, आई कैप जे कैप के साथ जीरो, आई कैप के कैप के साथ जीरो. ऐसे ही जे कैप के साथ सिर्फ जे कैप सर्वाइव करेगा, क्योंकि पीछे दिखाया था ना, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप 1 होगा, के कैप डॉट के कैप 1 होगा. बाकी सारे जीरो हो जाएंगे. तो ये तुम्हारे पास बचेगा A1 B1 A2 B2 A3 B3. ऐसे ही अगर वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, तो ए क्रॉस बी, वो आप निकालोगे डिटर्मिनेंट के तरीके से. A1 A2 A3, ऐसे ही B1 B2 B3. ये डिटर्मिनेंट खोलना तुम्हें आता होगा, प्लस माइनस प्लस ऐसा खोलेंगे, अगर ऐसा खोलना चाहते हो तो ऐसे भी.
अब देखो कैसे लिखेंगे इसको। देखो जिसके लिए निकाल रहे हो, जैसे आई कैप के लिए निकाल रहे हो आई कैप, तो आई कैप को छुपाओ ऐसे, और आई कैप को ऐसे, ऐसे छुपा लिया, ऐसे छुपा, क्या बचा, इसकी इससे, इसकी इससे, तो A2B3 माइनस A3B2। अब क्या आ गया, माइनस ऑफ जे, तो ये माइनस था है ना, प्लस माइनस प्लस। अब देखो माइनस ऑफ जे, तो ये छुपा लो और ये छुपा लो, जो लिख रहे हैं ना उसके उसके साइड वाले और उसके नीचे वाला, तो कौन कौन सा बचा, A1B3 A3B1, तो A1B3 माइनस A3B1। फिर आगे करेंगे, अब क्या आया, प्लस का के कैप, प्लस का के कैप, तो के कैप के लिए ये छुपाओ और ये छुपाओ, क्या बचा, A1 का B2 से, A2 का B1 से, तो A1B2 प्लस B2 A1, तो ये आ गया आपका A×B। अगर इसमें कोई भी डाउट हो कहीं पे भी, तो आप कमेंट में पूछिएगा, मैं अगली क्लास में आपका डाउट क्लियर करूंगा। इसके जो एग्जांपल्स हैं, मतलब कहाँ पे यूज होता है, क्रॉस प्रोडक्ट यूज होता है आपका जब आप एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, मान लो दो साइड है आपके पास, एक पैरेललोग्राम है आपके पास, ठीक है, A B C D, ये पैरेलल लाइंस है। तो एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया आपका होगा एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो मान लो AB×BC। अब मान लो एक क्वेश्चन करा देता हूं, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are I cap माइनस 2J कैप प्लस 3K कैप और एंड 2I कैप प्लस J कैप माइनस 4K कैप। तो कैसे निकालोगे एरिया, एरिया बताया हुआ है AB×BC, तो एडजेसेंट साइड का क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, आई कैप जे कैप के कैप, 1 - 2 3 2 1 - 4, इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना इस तरीके से, ठीक है, जो आपको ऊपर समझाया हुआ है मैंने। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे, तो आपका आंसर आएगा 5I कैप प्लस 10J कैप प्लस 5K कैप। अब एरिया इसका मोड कर दो, 25 100 25, मतलब 5 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर, बताया था ना। अरे ये वेक्टर आया है आपके पास, 5I कैप 10J कैप 5K कैप, बताया था ना इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, X² प्लस Y² प्लस Z², तो 5² प्लस 10² प्लस 5² अंडर रूट, तो अंडर रूट 150 इज इक्वल टू, ये जाएगा आपका 5√6। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, आज की क्लास यहीं को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, और आगे की भी जो मतलब चलता चला जाएगा, डाइवर्जेंस करेंगे, कल करेंगे इंटीग्रेशन वगैरह, तो वेक्टर कैलकुलस हम खत्म करेंगे ऐसे ही। चलिए तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं,
और बताइएगा, आपको जो भी कोई डाउट हो वो डाउट पूछिएगा। ओके, थैंक यू।